क्वेश्चन लिखते चलना, ठीक है? लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट experiences a net zero external force is it possible for the object is it possible for the object to be traveling with a to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition. If yes, state the condition that must be placed on चलो बताओ कैसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से चलता रहे जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो रही है? कैसा हो सकता है? या ऐसा ही होता है? सोचो। और अगर होता है तो न्यूटन के कौन से लॉ ने ये बात कही थी? हाँ जी अरिहंत, क्या इनपुट है रेटेस पे? यस सर। कैसा होता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट चलता ही रहेगा किसी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से? चलो अच्छा ऐसे मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा था और मैं बोल रहा हूँ इस पर नेट फोर्स, ये मेरी नेट फोर्स है, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो बताओ क्या ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा? पहले तो ये बताओ क्या ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा था, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन, किसी सरफेस के ऊपर, और इसकी स्पीड जो थी वो 5 मीटर पर सेकंड पे थी, ठीक है? और इस पर अभी भी नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? ज़ीरो। तो अगर मैं इस पर फोर्स नेट 0 न्यूटन की लगाता हूँ तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा केशव इसकी वेलोसिटी में? कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं ज़ीरो फोर्स लगा रहा हूँ क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। तो अगर ये पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो थोड़े टाइम के बाद भी क्या होगा? ये 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। आया ना? समझ आई बात बेटे? अगर ज़ीरो फोर्स लगाएंगे या ज़ीरो नेट फोर्स लगाएंगे तो पहले भी उसकी स्पीड 5 थी, बाद में भी उसकी स्पीड 5 हो जाएगी, ठीक है? तो ये बात कौन से लॉ से एस्टेब्लिश हुई थी? कौन से लॉ में ये बात बोली गई थी? फर्स्ट लॉ में ये बात बोली गई थी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन ज़ीरो वेलोसिटी या मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू डू सो until and unless an external unbalanced force is applied. एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस होगी तब भी वो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तब उसका मोशन चेंज हो सकता है। तब कौन सी तरह का मोशन आ जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? उसका मोशन चेंज हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नॉन ज़ीरो होगी। जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है
ये एक्सटर्नल नेट फोर्स ज़ीरो है तो उस केस में उसका मोशन कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, लिखो इसके बारे में. यस इट्स पॉसिबल. आंसर स्टेटमेंट लिखो, डायग्राम ड्रॉ कर लेना बेटा समझने के लिए. यस it is possible for an object to travel with a non-zero velocity when net external force becomes zero. ठीक है, this is in accordance with Newton's first law of motion, which states that an object will continue moving in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है बेटे कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. यूनिफॉर्म मोशन ब्रैकेट में लिख लेना, सेम वेलोसिटी until and unless acted upon by a non-zero की जगह unbalanced लिख सकते हैं. acted upon by an unbalanced external force. ठीक है, हो गया बेटा. एक सवाल है फोर्थ क्वेश्चन में, लिख नहीं रहा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से. वो कह रहे हैं अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट. द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज. क्यों रुकती है बॉल थोड़े टाइम के बाद? जब बैट्समैन ने बॉल को मारा, वो ग्राउंड पे रोल होके गई, पर थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन थे द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल opposing the motion, या देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट.
क्या आंसर है? सेकंड, थर्ड वाला, मतलब जो फोर्स थी वो उस पर एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही थी, और इस केस में ऑपोजिट फोर्स कौन सी होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, लिख लो ऐसे एक लाइन में, लिख लो ये वाली बात। आंसर नंबर, राजेश का स्क्रीनशॉट ले ले, सेकंड क्वेश्चन था तो लेट आया, फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का ना, इसका स्क्रीनशॉट ले ले जब जो, बाद में लिख लियो देख के। अरिहंत कुछ पूछना है रजत? कर लिया सर। नो, हैंड रेज किया हुआ था तूने। वो तो सर उस क्वेश्चन के लिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस एक लाइन में आंसर लिख लो इसका, फोर्थ का। द बॉल कम्स टू रेस्ट, या द बॉल स्टॉप्स बिकॉज an external unbalanced force is acting on the ball कौन सी फोर्स है वो? फ्रिक्शनल फोर्स। opposing its motion। डन हो गया, चलें आगे। एक क्वेश्चन और रह गया था बेटा, लिखो उसको भी। थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, लिख लो। लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसका आंसर आप बताओगे बेटा, मेरे को लिखवाया हुआ है मैंने एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push an object, when we push on an object, the object pushes on us with an equal and opposite force, with an equal and opposite force। ठीक है, मतलब if the object is a massive truck, parked along the roadside, it will probably not move, it will probably
not move. A student justifies this by answering that two opposite forces are equal in magnitude and thus cancel each other. Comment on this logic. And justify your answer. सर क्वेश्चन लिखना था। लिखना तो था बेटे, मैंने कहा था ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो इसको, लिखो फटाफट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लास्ट के लिए बचा के रखे थे। चलो बेटा आंसर डिस्कस करते हैं इसका। वो कह रहे कि जब हमने ट्रक पे एक्शन लगाया तो ट्रक ने हम पे एक रिएक्शन लगाया और एक्शन और रिएक्शन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। क्या उस बच्चे की जस्टिफिकेशन सही है? अरिहंत, क्या उस बच्चे की जस्टिफिकेशन सही है बेटा? नो सर। क्यों नहीं सही है? सर एग्जैक्टली अब उसमें नहीं पता सर, लेकिन सर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे सर, उसका वो जो है सर हाँ, फोर्स को। केशव क्यों नहीं करते एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल? एग्जैक्टली, क्योंकि जब हमने फोर्स एक्शन की फॉर्म में लगाई वो ट्रक के ऊपर लग रही है, और जब मैं फोर्स रिएक्शन की मान के चल रहा हूँ तो ट्रक हम पे रिएक्शन लगा रहा है। तो फोर्स जब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही है, मतलब एक्शन अलग ऑब्जेक्ट पे था, रिएक्शन अलग ऑब्जेक्ट पे था, इसलिए वो एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेगा। तो मतलब बच्चे का लॉजिक तो गलत है, बच्चे का लॉजिक तो गलत हुआ कि एक्शन ने रिएक्शन को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि कभी भी एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को बताओ ट्रक क्यों नहीं हिला होगा अपनी जगह से? ट्रक को पुश करने पे भी ट्रक अपनी जगह से क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और अगर मुझे उसको उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट से हटाना, मतलब उसको मोशन में लाना है, तो मुझे उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो मतलब जो मेरा पुश है, वो पुश जो है वो काउंटर एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ लार्ज इनर्शिया ऑफ ट्रक। बात समझ आई? अरिहंत और जबजोत।
यस सर। ट्रक बड़ा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ब्रेक करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन ना इसकी ये है, दूसरी एक्सप्लेनेशन ना ये भी है कि थोड़ा ना फ्रिक्शन से रिलेटेड है टॉपिक, देखना ज़रा। अगेन मास से रिलेटेड होगा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना बेटा, वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, स्टैटिक फोर्स निकालनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आती है एक्ट में? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ रेस्ट पे है। तो अगर मुझे इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है तो मैं इसके अबाउट नॉर्मल फोर्स कंसिडर करूँगा। इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या होगी बेटा? इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या होगी? ट्रक का वेट। नॉर्मल फोर्स क्या होगी इस केस में? ट्रक का वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट इन दिस केस, ठीक है, जो कि ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। ट्रक मास इज वेरी लार्ज। ठीक है, और मैंने बोला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है या स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, जो भी नॉर्मल फोर्स या रिजल्टेंट एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ती जाती है। मतलब जितना ज़्यादा वज़न होगा उतनी ज़्यादा वो क्या ऑफर करेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तो मुझे एक लार्ज फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकूँ। इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है। पहली में आप या तो वर्ड यूज़ करो इनर्शिया, मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगा के उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अदरवाइज दूसरा रीज़न आप क्या लिख सकते हो? सिंस द मास इज़ मोर therefore the normal force is more या resultant is more and hence the force of friction or static friction is large. To overcome this static friction you have to apply a larger force to make the object move. ठीक है, लिखो चलो इसके बारे में। ये बना लेना बेटा अपने पास। ट्रक्स मास इज वेरी लार्ज therefore static friction offered by it is also large. जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा वेट, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स, जितनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स उतनी ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ आई? जैसे ये होता है ना कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, तुम भी देखो बेटा सारे सामने देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे इस बोर्ड के ऊपर चिपकाना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको यहाँ होल्ड करके रखना चाहता हूँ, तो मुझे इस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अपने आप तो नहीं चिपका रहेगा इसके साथ, बट अगर मैं इस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करूँ, मतलब मैं अपनी फिंगर से इस पेन को इस बोर्ड के अगेंस्ट पुश करके रखूँ, तो क्या है इस पर चिपका रहेगा? नीचे तो नहीं गिरेगा। अगर मैं इस पर अपनी एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जो मैं बोर्ड के तरफ पुश करके लगा रहा हूँ, तो वो इस केस में क्या हो जाएगी? इसके लिए नॉर्मल फोर्स जो मैं अपनी उंगली से लगा रहा हूँ नॉर्मल फोर्स हो जाएगी, और जितना ज़्यादा मैं उसको प्रेस करूँगा उतना ज़्यादा उन दोनों के बीच में क्या बढ़ेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं होगी और जो पेन है अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंडेंट होती है बेटा नॉर्मल के ऊपर। अपना जितना ज़्यादा नॉर्मल दोगे उतनी ज़्यादा आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगी। ठीक है, लिखो बेटा इसके बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन था ना वर्ड, स्टैटिक फ्रिक्शन। बना लिया बेटा ये सब? प्रॉपर लिख लिया आंसर? अब
जब जोत और अरिहंत लिख ले बेटा प्रॉपर आंसर। यस सर। चलो लिखो बेटा। बेटे आपने भी बना लिया, शिखा ड्रॉ कर लिए सारा। चलो यहाँ से प्रॉपर आंसर शुरू है इस क्वेश्चन का लिखना। द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्टूडेंट is wrong because action and reaction though equal in magnitude opposite in direction never cancel each other because they act on different objects। ठीक है, और इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आंसर लिखते हैं ट्रक वाला। द ट्रक डिड नॉट मूव even on application of an external force external unbalanced force लिख लेना बेटा। because mass of truck is very large and hence its weight is greater। ऐसे लिख लो, इट्स वेट, और इस केस में वेट क्या है हमारी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर जो करेगा ग्राउंड में, नॉर्मल फोर्स लिख लो बेटा। Therefore value of static friction is very large। ठीक है, to overcome this static friction a greater amount of net external force is required।
ठीक है। नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लिख लेना बेटा, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस लिख लेना। लिख लिया सबने? चलो, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखना ज़रा। जब जो तो ररिहंत आपने भी लिख लिया बेटा? यस सर। 1 मिनट सर। कोई बात नहीं, लिख ले रहे, इतने में इन टेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है वो। अगर किताब है तुम्हारे पास तो कहाँ गया? वाह, सीबीएसई ने हटा ही दिया वो क्वेश्चन। चलो मैं वैसे ही तुम्हें वर्बली बता देता हूँ। लिख लो, चलो मिल गया क्वेश्चन। हटा दिया वैसे, सल सीबीएसई में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में, बट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सुनना ज़रा। ये लिख लिया हो तो चलें आगे। यस सर। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन हुआ करता था बट अब नहीं है किताब में। इट सेज व्हेन अ हॉर्स pulls a cart by Newton's third law, the cart also pulls the horse with equal and opposite force. With equal and opposite force. Then how does the motion of horse, cart and system takes place? सवाल समझना, ठीक है? मेरी थोड़ी गंदी सी ड्राइंग पे मत जाना, बट इमेजिन करो यहाँ पे अगर एक हॉर्स है, ठीक है? कार्ट तो मैं बना लेता हूँ, हॉर्स नहीं बनता मेरे से। ये 4 टांगों वाला हॉर्स, चलो डायनासोर सा बना दिया मैंने, समझना, ठीक है? अगर ये हॉर्स या डायनासोर हमारा कार्ट को आगे पुल कर रहा है, तो बदले में क्या हो रहा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है बदले में? कार्ट उसे पीछे की तरफ पुल करेगी। पर क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? घोड़ा तो घोड़ा गाड़ी खींच के ले जाता है, या बैल भी खींच लेता है, या
कोई भी, अगर मैं इंजन की बात करूं, अगर इंजन वैगन के आगे लगा हुआ है, इंजन इज आल्सो एबल टू पुल द वैगन्स टुगेदर। वो कैसे कर पाते हैं काम, या यहाँ पे ये काम कैसे हो रहा है? अगर तुम में से कोई एक्सप्लेन कर दे तो मैं, मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। ध्यान से देखो, सारा आंसर इसके डायग्राम में है, तभी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है मेरे को। तो अगर कोई मुझे समझा दे, वो कह रहा है कि अगर मैं कार्ट को पुल, मतलब अगर हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है तो कार्ट भी हॉर्स को पुल कर रही है एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट हमें फिर भी क्या दिखता है कि कार्ट खींची चली जा रही है घोड़े के साथ। ऐसा क्यों होता है? सर हाँ बेटा। सर क्योंकि घोड़े का फोर्स ज्यादा होता है उसके बॉक्स के फोर्स से। चलो अगर ये मान लेते हम घोड़े को एक एक्सटर्नल फोर्स मिल रही है जो कि कार्ट की पुलिंग में हेल्प कर रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आई? कहाँ? नीचे से। वेरी गुड। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, पुल करते करते वो क्या कर रहा है, इस ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहा है, ठीक है। और जब वो ग्राउंड पे एक एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड बदले में उस पर क्या लगा रहे हैं? रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं। रिएक्शन किस डायरेक्शन में है उसका? अगर वो उसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है तो ग्राउंड उसको बदले में आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये जो एडिशनल पुल इसको मिल रहा है घोड़ा गाड़ी को खींचने के लिए, यही इसको हेल्प करता है इसको आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो वॉकिंग में पढ़ा था हमने। तो वॉक तो घोड़ा भी कर रहा है, एक जोर लगा रहा है वो उसको खींचने में अपनी बैक से, और एक जोर जो उसको पुश मिल रहा है वो किधर से मिल रहा है? ग्राउंड की तरफ से मिल रहा है। समझे? लिखो चलो इसको, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, फिर हम इस पे एरो वैरो बना लेंगे अपने। बनाओ डायग्राम इसका अपने जैसे गंदा मंदा जो बनता है तुमसे। ऑलराइट, लाइट तो आ गई है ना? चल क्यों नहीं आ रहा? ऑन क्यों नहीं हुआ? सर क्वेश्चन में तो ये भी लिख रखा है कि जो हमारी कार है वो भी फोर्स को पुल कर रही है। हाँ बेटा, तो जो इसका पुल था वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो कह रहा है कि कार्ट ने चलो बैलेंस आउट कर दिया। अगर मैं तब भी मान लेता हूँ, तब भी हॉर्स जो है कार्ट को खींच के ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि उसको एक ग्राउंड की तरफ से हेल्प मिल रही है, एक एक्सटर्नल एड आ रही है ग्राउंड की तरफ से। अगर मैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली चलो मान भी लेता हूँ एक तरीके से, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जितना हॉर्स ने कार्ट को आगे पुल किया होगा उतना ही कार्ट ने हॉर्स को पीछे पुल कर लिया। लेकिन फिर भी असल में क्या होता है? असल में तो कार्ट को लेके चला जाता है हॉर्स। क्यों लेके जा सकता है? क्योंकि उसको एक एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है। कहाँ से? ग्राउंड की तरफ से। लिखो, ऐसा ना वर्डिंग जो नेट पे अगर तुम देखो उसमें लिखा हुआ है इट्स सीमिंगली डिफाइंग, मतलब वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को गलत प्रूव कर रहा है। नहीं है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहाँ पे है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? उसके ग्राउंड वाले एरिया में, ठीक है। लिखो चलो इसको अच्छे से। द हॉर्स seemingly defies the third law of motion but in real in real it gets
an external help from the ground ठीक है, the horse while pulling the cart साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियसली? सर लगातार। लगातार नहीं, साइड बाय साइड। मतलब जब जब वो कार्ट पुल कर रहे हो, साइड बाय साइड क्या कर रहे हो? ग्राउंड को भी पुश कर रहे हो। सो द हॉर्स वाइल पुलिंग द कार्ट साइमल्टेनियसली pushing the ground backwards and in return the ground pushes the horse in the forward direction as per Newton's third law of motion। ठीक है, लिख लोगे तो बता देना। इसी के साथ इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस खत्म है। ठीक है, आज मैंने सोचा था नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में आज। जस्ट एक इंट्रोडक्शन। इज मैटर अराउंड अस प्योर? ठीक है, इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। सैटरडे को दोबारा से टेस्ट होगा तुम्हारा। पुराने टेस्ट जितने भी हैं पेंडिंग सारे मैं तुम्हारे सैटरडे तक चेक करके दे दूँगा। फिर शिखा देना है बेटे टेस्ट इस बार वाला। ठीक है, जो जो नोट्स में पढ़ाया है ना बस एज इट इज़ याद कर ले समझ के, और फिर टेस्ट दे दियो उसका। न्यूमेरिकल नहीं भी होते, थियोरी आएगी, थियोरी वाला पार्ट कर लियो। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बेटा? यस। चलो।